पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था। बहुत सारे मेथड्स देखे थे किस तरह से इंड्यूस करंट डेवलप होता था। उसी प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रिक जनरेटर बेस्ड है और उस प्रिंसिपल का जो मेन कंसेप्ट है आपका वो कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मेन थीम क्या है? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इंड्यूस करंट इन द कंडक्टर। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये तो इसकी प्रिंसिपल होगी। अब इसकी यूजेस क्या है? इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये आपकी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। या सिंपल वे में ये कहें कि अगर मैं एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराऊं तो उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, क्योंकि कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने से उस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करती हैं तो इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है ना। ये जो डिस्कवरी थी EMI की, माइकल फैराडे ने किया था, लगभग 200 साल हो रहे हैं उसके, है ना। मतलब 2031, मतलब आज से 11 साल के बाद 200 साल हो जाएंगे इस चीज़ को जनरेट किए हुए। और ये हमारा है आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, तब हम इसकी कंस्ट्रक्शन समझते हैं कि क्या है ये। आपकी इसकी प्रिंसिपल वर्किंग तो समझ में आ गई, है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। सबसे पहले यहाँ पर हम एक परमानेंट मैग्नेट रख देते हैं जिसकी दो पोल होगी, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। ठीक है, ये परमानेंट मैग्नेट है, इसी में हमें कंडक्टर को मूव कराना है। अब इसमें जो कंडक्टर है उसको हमने कॉइल के फॉर्म में ले लिया और उस कॉइल को हम यूँ रख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ये आपकी कॉइल है। ठीक है, जैसे मोटर में था ठीक वैसे ही है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो आपकी यूँ जा रही है नॉर्थ टू साउथ और कॉइल को ऐसे रखा गया परपेंडिकुलर, है ना। जैसे कोई कॉइल है ये, इसको मैं ऐसे रख रहा हूँ, मैग्नेट आपके सामने है, ऐसे कॉइल ऐसे जा रही है। ठीक है, तो बोर्ड पे तो ऐसे बनाना संभव नहीं है, इसलिए मैंने इस तरह से बनाया है। आपको समझ में आनी चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन में क्या है। तो ये जो कॉइल है आपका, ये रोटेट कर सकता है, जिसका नाम है A, B, C एंड D।
तो इलेक्ट्रिक जनरल इट कंसिस्ट ऑफ a rotating rectangular coil ABCD placed between the two poles of a permanent magnet. ठीक है, पहले तो ये बात होगी कि दो पीसेस हैं परमानेंट मैग्नेट की, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। मैग्नेट इस तरह से रखी हुई है और उसमें जो एक रोटेटिंग कॉइल है आपकी ABCD वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही यूँ रखी गई है। ठीक है, फिर क्या होता है आपका, जो कॉइल का जो एंड पॉइंट्स है उसको दो रिंग से जोड़ दिया जाता है। एक रिंग R1 है और R2 है, और ये जो रिंग है आपके इस एक्सल पे घूमती है। कहने का मतलब यहाँ पर आपका एक एक्सल है ना, ये एक्सल है, ठीक है। इस एक्सल के ऊपर मतलब आपने जनरेटर में देखा होगा ना कि बाहर से हैंडल घुमाई जाती है, फंक्शन में देखा होगा जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए हैंडल घुमाते हैं, तो हैंडल क्या होता है वो एक्सल से जुड़ा होता है, तो इस एक्सल को घुमाया जाता है बेसिकली। तो इस एक्सल जो घूमती है इस एक्सल पे आपका एक रिंग लगा होता है। एक रिंग आपका मान लीजिए ये ऐसे फिटेड है, इस रिंग का नाम है आपका R1 और एक दूसरा रिंग है आपका R2, ये वाला, ये दो रिंग है। ठीक है, तो ये जो वायर है ना इसी रिंग में आके जुड़ेंगे। अब वायर को अगर आप डायरेक्ट रिंग से ऐसे जोड़ दोगे तो ये क्या होगा, जब घूमेगा तो इस पूरे कॉइल को डैमेज कर देगा, इधर घूमने लग जाएगा। तो हमारी ज़रूरत ये है कि रिंग हमारी स्लिप करे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक ब्रश लगानी पड़ेगी, है ना। तो ब्रश लगाएंगे अब हम यहाँ पर, तो एक ब्रश हमने यहाँ लगा दिया यूँ, ये जो वायर है आया इस ब्रश से जुड़ा और ब्रश से क्या आपका रिंग जुड़ा हुआ है। इस ब्रश का नाम दे दिया B1 और ये जो दूसरा वायर है आपका इसको दूसरे रिंग से जोड़ा जाएगा एक ब्रश से, है ना। ये हो गया आपका B2। तो ब्रश जैसे मैंने मोटर में समझाया था ये वही ब्रश है जो स्लिप करती है यहाँ पर, है ना। ये यहाँ पर ऐसे ऐसे स्लिप करेगी जिससे हमारा रिंग घूम, है ना। रिंग अगर घूमेगा, देखो पहले तो ये घूमेगा, पहले आपका ये एक्सल घूमेगा, एक्सल के ऊपर रिंग फिटेड है, तो ये रिंग घूमेगी तो ये ब्रश चलेगी, ब्रश चलेगा तो ये कंडक्टर घूमना शुरू कर देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब इस जो वायर रेक्टेंगुलर वायर इसको बाहर से घुमाई जाती है। मोटर में अलग चीज़ था, मोटर में क्या था कि इसमें करंट पास करते थे, तो करंट पास करने से मैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स फील होता था, वो मैग्नेटिक फोर्स इसको घुमाता था, तो वो मोटर था। तो उसकी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अलग थी, वहाँ पे हमने स्प्लिट रिंग बनाया था। यहाँ पे बात बिल्कुल उल्टा है, यहाँ पे हमें इसको घुमा करके एनर्जी बनानी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेनी है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेनी है, मतलब घुमा के इसमें इंड्यूस करंट लाना है। तो घुमाने के लिए हम यहाँ पे एक्सल को घुमाएंगे, एक्सल से रिंग घूमेगा और रिंग घूमने से ब्रश स्लाइड करेगा जिससे ये घूमने लग जाएगा। तो इसीलिए ब्रश वायर को ऐसे ब्रश से जोड़ा जाता है ताकि ये वायर डैमेज ना हो और हमारा ये रोटेशन भी बना रहे। ठीक है, तो ये सेटअप है। कंप्लीट एक रिंग होती है, वहाँ पे स्प्लिट रिंग यूज़ की जाती थी
और यहाँ पर आपका नॉर्मल रिंग यूज़ किया जाता है, पूरा का पूरा, कोई स्प्लिट रिंग नहीं है, पूरा का पूरा रिंग यूज़ होता है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने सबसे पहले क्या देखा है ना, एक रोटेटिंग कॉइल है जिसको परमानेंट मैग्नेट के बीच में रखा गया है। द एंड्स ऑफ दिस कॉइल, the ends of this coil are connected to the two rings R1 and R2, ठीक है। अब ये जो रिंग है ना, इस रिंग की जो इनर साइड है वो इंसुलेटेड होती है, मतलब अंदर कोई करंट प्रोड्यूस ना हो, है ना, इंसुलेट हो गया। हैंडल को आप पकड़ के घुमा सकते हो, आपको करंट नहीं लगेगा क्योंकि ये इंसुलेटेड है। तो बाहर की कंडक्टिंग होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि the inner side of these rings are made insulated, ठीक है। अभी जो ब्रश है, जैसे मैंने बताया कि वो रिंग को एक दूसरे से प्रेस करती रहती है, मतलब वहाँ पे वो स्लाइड करेगा। तो रिंग अगर घूमेगा तो ब्रश स्लाइड होगी, स्लाइड होने से वो कॉइल घूमने लग जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर फिर कंस्ट्रक्शन में, द टू कंडक्टिंग, मतलब रिंग का इनर फेस तो इंसुलेटेड था लेकिन बाहरी फेस आपका कंडक्टिंग है, ब्रश भी आपका कंडक्टिंग है, ठीक है। द टू conducting stationary brushes B1 and B2 are kept pressed separately on the rings R1 and R2, है ना, पहले ही समझा चुके हैं। These rings are internally attached to the axle, है ना, ये जो एक्सेल है आपका बीच में ये। तब मैं सारे पॉइंट्स अब ऊपर लिख रहा हूँ। द रिंग्स, ये सब कंस्ट्रक्शन है आपके। द रिंग्स R1 and R2 are internally attached to the axle, internally attached to the axle। अब ये जो एक्सेल है इसको आप मैकेनिकली रोटेट करेंगे बाहर से, है ना, तो इस लाइन को लिखना होगा कंस्ट्रक्शन में। द एक्सेल में भी mechanically rotated from outside
to rotate the coil. The axle may be mechanically rotated from outside to rotate the coil. To rotate the coil. अब कॉइल को कहाँ रोटेट कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. टू रोटेट द कॉइल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड. इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. अब ये जो ब्रशेस हैं इससे मुझे इलेक्ट्रिसिटी निकालनी, चूँकि ये रोटेट करेगा तो मैकेनिकल एनर्जी है, इसके रोटेट करने से मैकेनिकल एनर्जी डेवलप हुई. और ये जो मैकेनिकल एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में. तो कॉइल जैसे जैसे घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होने से इस कंडक्टर में आपका इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा, जिसको हम इंड्यूस करंट कहते हैं. तो फाइनली ये यहीं पे मैकेनिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. और जब इंड्यूस करंट मिलेगा तो वो इसी ब्रश से मुझे बाहर मिलेगा. तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? इस ब्रश से सर्किट बना लेंगे. तो ये ब्रश B1 से एक वायर ऐसे लेंगे, B2 से एक वायर ऐसे लेंगे, और करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं. ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है. तो इस कंस्ट्रक्शन में इस चीज़ को हमें लिखना होगा. आउटर एंड्स of the two brushes are outer ends of the two brushes are connected to the galvanometer to show the flow of current in the external circuit. एक्सटर्नल सर्किट मतलब जहाँ लोड होगा. ठीक है. तो यही आपकी कंस्ट्रक्शन थी. अब हम इसके बाद वर्किंग पढ़ेंगे, है ना? वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर्स. चलिए एक एक करके हम समझते हैं वर्किंग क्या है. कंसेप्ट आपको समझ में आ ही गया कि इसमें होना क्या है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही हमारा पूरा सारा कंसेप्ट बेस्ड है. ठीक है. तो EMI क्या होती है ये आपको पहले से पता है, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहा. तो अब हम देखते हैं कि वर्किंग ऑफ जनरेटर क्या है. वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर. डायग्राम जैसा मैंने बताया इस तरह से हम बना सकते हैं, लेकिन आपको इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा. जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, मैग्नेट इस तरह से है, कॉइल इस तरह से परपेंडिकुलर है. और अगर आप ये डायग्राम 3D डायग्राम बुक कॉपी में बना सकते हैं तो ठीक है, लेकिन ज़रूरत नहीं है. आपने स्टेटमेंट तो लिखी रहे हैं तो उसे समझ में आता है. ठीक है. वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर. अब होता क्या है कि जो ये एक्सल आपके रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, इसको अगर हम बाहर से रोटेट करेंगे, है ना, तो रोटेट करने से क्या होगा कि ये जो कॉइल आपके ऐसे रखी हुई थी, है ना, ये आपका AB है, तो जैसे आप इसको ऐसे घुमाओगे तो AB किधर जाएगा? ऊपर, और CD किधर आएगा? नीचे. ठीक है. तो उससे क्या होगा, मतलब ये ऐसे जो घूम रहा है ना आपका, ये ऐसे है ना, AB ऊपर गया और CD नीचे आया, तो आप ये कह सकते हो कॉइल को पहले हमने क्लॉकवाइज घुमाया, है ना. तो वर्किंग आपकी क्या हो जाएगी? लेट अस रोटेट द कॉइल ABCD clockwise.
पहली वर्किंग है। मतलब इसको ऐसे घुमाएंगे तो ए बी ऊपर आएगा, सी डी नीचे आएगा। मतलब हमने फाइनली कॉइल जे बी सी डी को क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड में घुमा दिया। ठीक है, अब फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को अप्लाई करेंगे। बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग right hand rule, by applying Fleming right hand rule, the induced currents are set up the induced current are sets up the induced currents are sets up in these arms along the direction AB and CD। ठीक है, अब इस चीज़ को समझते हैं कि ये करंट कैसे बना। ठीक है, कैसे समझेंगे? देखिए, राइट हैंड रूल आपको यूज़ करना है। राइट हैंड रूल क्या था आपका, है ना, ये है आपका इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। ये क्या आपका मिडिल फिंगर फोर फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या आपका मोशन ऑफ कंडक्टर। थंब रिप्रेजेंट मोशन ऑफ कंडक्टर, फोर फिंगर रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, फोर फिंगर को सेट करोगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरह जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में सेट हो गया। अब ये मोशन ऑफ कंडक्टर है, तो ए बी जो है आपका वायर, ये ए बी ऐसे था, इसको ऐसे घुमाना था। मतलब ये थंब है आपका, है ना, क्लॉकवाइज घुमा रहे थे ना, तो ये ए बी जो है आपकी यूँ चलेगी थंब के डायरेक्शन में, ये मोशन ऑफ कंडक्टर होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये मिडिल फिंगर क्या बताया, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट किधर चली, ए से बी की तरफ। तो ये आपका डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया। करंट ऐसे जाएगी, है ना, ऐसे निकल के। तो इसका मतलब है करंट B2 से B1 जा रही है। जब ये कॉइल आपकी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग के राइट हैंड यूज़ करने से हमें क्या पता चला कि करंट जो है वो B2 से B1 की तरफ जा रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, है ना। तो ये चीज़ें हमें लिख दिया मैंने यहाँ पे कि बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल द इंड्यूस करेंट्स आर सेट अप इन दिस आर्म्स along the direction AB to CD, that is from brush B2 to B1, है ना। तो हम कह सकते हैं this means that the current in the external circuit, flows from B2 to B1। यही मैंने बताया था आपको, है ना। ये स्टेटमेंट होगी, वर्किंग हो गई। तो ये जो वर्किंग थी आपकी फर्स्ट हाफ की थी, मतलब आपने हैंडल घुमाया यूं, है ना, घुमाते तो बराबर है, प्रैक्टिकली लगातार एक बार घुमा दिया काम हो गया। लेकिन समझने के लिए मान लो पहले हमने आधा घुमाया था, ऐसे घुमाया तो आधा रोटेशन हुआ, तो हाफ रोटेशन के बाद जैसे ये पूरा कॉइल है आपका, है ना, ये भी है, ये पूरा ऐसे घूमेगा तो इधर आ जाएगा, ए बी अब नीचे आ जाएगा इस तरफ। अब ये ए बी हो गया और ये सी डी हो गया। तो ए बी जो इधर है वो इधर आ जाएगी, सी डी उस तरफ चली जाएगी, है ना, क्योंकि रिंग आपका घुमा रहा है, इसको रिंग ऐसे घुमा लेगा। ठीक है, रिंग अपनी जगह पे ऐसे घूम रहा है और ये वायर भी ऐसे घूम रहा है,
ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आफ्टर हाफ रोटेशन क्या होगा, CD की पोजीशन इस तरफ आ जाएगी और AB की पोजीशन इस तरफ आ जाएगी। तो पहले हाफ में AB ऊपर जा रहा था, CD नीचे आ रहा था। अब क्या होगा, CD ऊपर जाएगा और AB नीचे आएगा, है ना? ठीक है, देखो B1 और B2 तो मूव नहीं करना है, स्टेशनरी ब्रशेस है। रिंग घूम रही है, एक्सेल के घूमने से रिंग घूम रही है, और रिंग घूम रही है तो कॉइल घूम रहा है ना, और करंट हमें ब्रश से मिल रही है। तो पहले हाफ तक करंट किधर मिला आपको, B2 से B1। आफ्टर हाफ रोटेशन जो मैंने बताया कि ये भी इधर आ जाएगा, CD उधर चला गया, है ना। आर्म CD स्टार्ट्स मूविंग अप, arm CD starts moving up and AB moving down, and AB moving down. तो पहले जो करंट आपकी ABCD से जा रही थी, अब करंट किधर जाएगी, है ना। पहले करंट आपकी ऐसे जा रही थी, तो नाम आपने दिया था ABCD। अब क्या होगा, ये हो गया C, करंट की डायरेक्शन को हटाते हैं, ये हो गया CD AB, यही था ना, AB ऊपर लिखा था मैंने, ABCD, ये C के सामने ये होगा 8497 AB, है ना, CD। ठीक है, तो आधे रोटेशन के बाद आपकी ये पोजीशन आ रही है, ठीक। अब क्या होगा, अब CD ऊपर जाएगी, रिंग तो घूम रही है ऐसे ही, आपने एक बार घुमाया था इसको, तो CD अब ऊपर जाएगा, है ना, CD ऊपर जाएगा और AB नीचे आएगा। तो राइट हैंड रूल हम फिर यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ये फिंगर सेट हुआ, थंब ऊपर, करंट इधर। तो अब करंट किधर जा रही है, DCBA, है ना। तो करंट जो अब आपकी मूव करेगी वो है ना, ऐसे ही जाएगा, सही तो बता रहे हैं, DCBA ऐसे। तो देखो है क्या, आपने एक बार इसको घुमाया, कॉइल घूमने लगा, करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, कॉइल की जो नेमिंग की है ना वो बदल रही है। पहले भी करंट ऐसे जा रहा था, अब भी करंट ऐसे ही जा रहा है, पहले भी ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था। हुआ ये था कि जब हम शुरू किए थे तो करंट ABCD कह रहे थे, आधे रोटेशन के बाद कॉइल हमारी इधर आ गई, लेकिन करंट के डायरेक्शन में तो कोई चेंज नहीं हुआ, दोनों ब्रश अपनी जगह पर है ना। तो कॉइल घूमती जा रही है, उसका आर्म का पोजीशन चेंज हो रहा है, लेकिन करंट तो वैसे ही चलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो हम सिर्फ ना नेमिंग, नाम बदल रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा किया गया, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन आप कंफ्यूज मत होना कि पहले करंट ABCD से थी, अब करंट DCBA जा रही है, तो ये सिर्फ नाम का फ़र्क है। पहले करंट ABCD भी बोलना और फिर DCBA बोलना, है ना। करंट एक्चुअली में ऐसे ही जा रही है, ये A था, ये B था, ये C था, ये D था। अब फिर क्या है आपका, ये D है, ये C है, ये B है और ये है, अब भी करंट ऐसे ही जा रही है। तो सिर्फ कॉइल का रोटेशन चेंज हुआ ना, है ना, करंट थोड़ी कुछ हुआ है। करंट तो वैसे ही चल रही, अब भी करंट ऐसे, अब भी करंट ऐसे, तो ये सिर्फ नाम बदला है आपका। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे,
after half a rotation arm CD starts moving up and AB moving down. As a result, हमें अप्लाई तो वही फ्लेमी राइट हैंड रूल ही करके बताना था. एज ए रिजल्ट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज ऑलवेज checked by Fleming right hand rule. As a result, direction of induced current in both the arms change. ये चेंज जो है ना सिर्फ अंग्रेजी के लेटर में है, ठीक है, आर्म्स के नाम में है. करंट आपको दिख रहा है सेम है. डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन बोथ द आर्म्स चेंज, गिविंग rise to the net induced current, induced current DCBA. The current in the external circuit the current in the external circuit now flows from B1 to B2. देखिए रिंग के साथ B2 अटैच है. B2 मैंने बोला नहीं घूम रही है, B1 वाला नहीं घूम रही है. B1 B2 किस पे जुड़ा हुआ है? रिंग पे, है ना. रिंग, ये रिंग है और रिंग किस पे जुड़ा हुआ है? एक्सल पे. एक्सल घूम रहा है, रिंग को घुमा रहा है ना. एक्सल घूम रहा है, रिंग को घूम रहा है. तो कहने का मतलब ब्रश अपनी जगह पर है, ब्रश रिंग घूम रही है. तो ये रिंग घूमते घूमते कहाँ पे आ जाएगी? इधर आ जाएगी आधे रोटेशन के बाद. तो ये जो B2 है ये घूम के इधर आ गई, B1 इधर आ गया. हाथ मेरा ऐसे चल रहा, बट एक्चुअली एक्सल के ऊपर घूम रही है ना. एक्सल, ये पहले B2 इधर है, B1 इधर है. फिक्स है ये B2 B1 फिक्स है ना. तो जो चीज़ फिक्स है इस पर एक्सल घूमेगा तो ये ऐसे घूमेगा, है ना. तो घूम के यहाँ पे आ गया. कहने का मतलब B2 अब इधर आ जाएगा, ठीक है. मैं क्या कर रहा हूँ, B2 आपका इधर और ये B1 इधर आ गया, है ना. ऐसे घूम के ये पोजीशन बदल गई. AB के साथ कौन सा जुड़ा हुआ था? B1. तो जब AB इधर गया तो ये चीज़ क्या हो गई आपकी? ब्रश B1 हो गई, है ना. तो कहने का मतलब एक्चुअली में ये ब्रश B1 नहीं है ना. ये तो आपका B2 ही है. जो दूसरा डायग्राम, ये जो पैरा बताई जा रही है ना, हाफ रोटेशन के बाद आपका AB इधर आ गया, CD इधर आ गया. तो एक्चुअली में ये जो रिंग है ना, ये रिंग घुमा है, ये रिंग घुमा है. तो रिंग घूमने की वजह से आपकी ये जो पोजीशन है ना, ये हटा दो पहले समझने के लिए.
ऐसे ही हटा दो। रिंग घूम रही थी, है ना। R1 से कौन सा ब्रश जुड़ा हुआ था? ये रिंग R1 है ना, ये रिंग R1 है। इसके साथ कौन सा ब्रश जुड़ा हुआ था? B1। ठीक है, तो ये रिंग घूम के आधे रोटेशन के बाद ब्रश इधर आ गई, AB के साथ B1 जुड़ा हुआ है अभी भी। ठीक है, उसके बाद ये रिंग आपका R2 है ना। ये रिंग ऐसे घूम के इधर आ गया, तो ये जो वायर है आपका कॉइल का, ये अब B2 से जुड़ा हुआ है। ये आपका रिंग हो गया R2, ये एक्सेल है ना, ये R2 है। समझ में आया? तो आधे रोटेशन के बाद डायग्राम आपका ये बनेगा। ठीक है, अब करंट किधर जाएगी? करंट की तो डायरेक्शन मैंने पहले ही बोला कि वही आ रहा है, सिम नेमिंग चेंज हुआ है। ठीक है, तो अब आपको करंट किधर से दिख रहा है? ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे आया, मतलब अब B1 से B2 जा रहा है। ये B1 है ना। तो ब्रश से सर्किट को कनेक्ट करना होता है, तो ये सर्किट भी आपका ऐसे जुड़ा हुआ दिखेगा। अब करंट किधर जा रही है आपकी? B1 से B2, ये चीज़ है। तो ये दूसरा डायग्राम बना आपका, है ना, हाफ रोटेशन के बाद। समझ में आई बात? तो हाफ रोटेशन के बाद आपका सिर्फ ये चीज़ चेंज हो रही है, जिसकी वजह से आपको दिख रहा है कि B1 से B2 करंट जा रहा है। हकीकत में देखा जाए तो कुछ भी नहीं बदला, करंट आपका एज इट इज चल रहा है, कॉइल आपकी घूम रही है ना। तो ये सिर्फ नेमिंग का चक्कर है, इस पोजीशन को समझाने के लिए ऐसा किया गया था। ठीक है, साइंस है इसलिए ऐसा करते हैं, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए, थोड़ा IQ लेवल बढ़े। ठीक है, तो अब ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू चलेगा। हर हाफ रोटेशन के बाद ये डायग्राम बदल जाएगा, मतलब दो डायग्राम है, एक पहले वाला और एक अभी वाला, है ना। इधर बड़ी आर्म, अब उधर बड़ी आर्म, उधर की छोटी आर्म, अब इधर छोटी आर्म, है ना। हाफ रोटेशन आपको चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो यही था आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब इसमें हमें एक वर्ड लिखनी होगी कि ये चूँकि कंटिन्यूस इवेंट है, एक बार चलता रहेगा तो वो फिर चलता ही रहेगा, है ना। जनरेटर फिर रुकता नहीं है। तो फिर हम क्या लिखेंगे? 10 आफ्टर every half rotation, 10 after every half rotation, the polarity of current in the respective arm changes, है ना। पोलैरिटी आपका हर आर्म में चेंज हो रहा है। तो कहने का मतलब ये जो करंट है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है हर आधे डायरेक्शन के बाद। तो फिर हम लिखेंगे सच ए करंट which changes directions after equal intervals of time is called alternating current को ब्रैकेट में A.C से लिखी जाती है, AC, है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट।
इसी मतलब जिसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है, आप देख रहे हैं पोलैरिटी चेंज हो रही है, हर हाफ रोटेशन पे चेंज हो रहा है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट। मतलब अगर इसका ग्राफ बना दिया जाए तो ये ऐसे दिखेगा आपको, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, ये टाइम हो गया और ये आपका ऑल्टरनेटिंग करंट हो गया जो चेंज हो रहा है पीरियडिकली। और जो डिवाइस ऐसा कर रही है इसी को हम लोग बोलेंगे एसी जनरेटर। ठीक है, तो फिर हमारा फाइनल लाइन क्या आ जाएगा यहाँ पर, द डिवाइस which produces AC current is called AC generator। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब इसी में अगर फुल रिंग की बजाय अगर मैं स्प्लिट रिंग यूज़ करूं, जैसे कि मोटर में यूज़ किया जाता है ना, जैसे मोटर में था यहाँ पे सेटअप, वही सेटअप बना दी जाए, स्प्लिट रिंग यूज़ किए जाए आधे आधे, तो फिर ये एसी जनरेटर नहीं रहेगा, है ना। सिर्फ स्प्लिट रिंग यूज़ कर जाने से ये आपका डीसी जनरेटर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो डीसी करंट आपकी यूनिडायरेक्शनल होती है, मतलब वो एक ही डायरेक्शन में होगी। डीसी करंट मतलब स्टेडी करंट, ये कांस्टेंट करंट है। ठीक है, तो ये कब बनेगा, जब यहाँ पर आप जो पूरी रिंग है इसकी जगह स्प्लिट रिंग यूज़ करो, जैसा मोटर में डायग्राम में था। ठीक है, तो ये तो आपको पढ़ना नहीं, एसी जनरेटर पढ़ना था। ओके, चलिए आज की क्लास यहीं तक, फिर है ना, ये आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट खत्म हो गया। थैंक यू।